पूज्यवर आचार्य ने कितने कम शब्दों में ये स्थापित किया, जिसको बार बार याद करने की आवश्यकता है। हम लोग जाप क्यों करते हैं मंत्रों का? क्योंकि एक वाक्य, एक सुभाषित हमें कंठस्थ हो जाए। इसलिए उन्होंने कहा है कि भाषा हमारी मनुष्यता से अविभाज्य है, और जब जब हम भाषा का सरोकार निभाएंगे तो हम अपने मनुष्यता के साथ संबंध को एक अद्वैत में प्रस्तावित करेंगे। हमारी भाषा हमारी मनुष्यता से अलग कोई चीज़ नहीं है। भाषा 25 रुपए में 1 किलो आलू खरीदने के लिए इस्तेमाल होने वाली कारोबार की चीज़ नहीं है। उसमें हमारा अतीत, हमारा भविष्य, हमारा वर्तमान साथ साथ स्पंदित होता है। इसलिए भाषा का कोई भी क्षेत्र हमारे ज्ञान विज्ञान को हमारी मातृभाषा में घटित होने के लिए, मैं ये दुखद प्रसंग छेड़ना नहीं चाहता था, इतना समय लग रहा है। हमारे यहाँ मेडिकल साइंस और इंजीनियरिंग की पढ़ाई हमारी मातृभाषा में हो। हम सब लोग विदेश आते जाते रहते हैं। मॉस्को में आपको ट्रेन पकड़नी हो सेंट पीटर्सबर्ग की, तो आप न घड़ी देख सकते हैं, न ट्रेन का नंबर पढ़ सकते हैं, न ट्रेन का नाम, न अपनी कोच का नाम, न रेलवे स्टेशन का नाम, क्योंकि कुछ भी अंग्रेज़ी में नहीं लिखा हुआ है। भला हो गूगल लेंस का कि एक विदेशज जो है उसको अपनी भाषा में या अंग्रेज़ी में पढ़ लेता है, क्यों? रूस अपनी भाषा पर टिका हुआ है। हमको वहाँ तक जाना है, हम उस रास्ते पर हैं और अपनी अपनी भूमिकाएं निभानी हैं। बीच में स्थगन नहीं आने देना है। अब हमें अपने दोनों अभिभावकों को सुनना है। आदरणीय श्रीयुत हेमंत शर्मा जी का इस संस्था के साथ बहुत नाजुक संबंध है, बहुत नाजुक, अव्याख्येय, जिसे शब्दों में बतलाया नहीं जा सकता। और वो पहली बार औपचारिक रूप से, अनौपचारिक रूप से सभा के आर्य भाषा पुस्तकालय में उपस्थित हैं। ये एक ऐतिहासिक परिघटना है। ये सभा का, उसके पुनर्नवा हो जाने का बहुत प्रगाढ़ अनुमोदन है। इस क्षण मैं उन्हें सादर बोलने के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ। आज के समारोह के सभापति और देश के उच्च सदन के उपसभापति, प्रख्यात पत्रकार, विचारक, चिंतक हरिवंश जी, आपने इन्हें लोगों को चुप कराते हुए ही देखा होगा। आज आप बोलते हुए सुनेंगे। 15वीं शताब्दी में एक अष्टछाप के कवि थे कुंभन दास। उन्होंने कहा, संतन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी बिसर गए हरिनाम। तो जब संपूर्ण अयोध्या का संत समाज सीकरी की ओर दौड़ लगा रहा था है, वैसे में अयोध्या में कुछ बचे संत आचार्य हैं जिन्हें सीकरी से कोई लेना देना नहीं है, जो आज भी अपने धर्म और आध्यात्म के काम में लगे हैं। ऐसे आचार्य मिथिलेश नंदनी शरण जी, उत्तर प्रदेश के आयुष मंत्री मेरे छोटे भाई दयाशंकर दयालु जी, लंबे समय तक हमारे सहयोगी जनसत्ता अखबार में रहे पत्रकार और अब प्रोफेसर कृपाशंकर चौबे जी, नागरिक प्रचारणी सभा के उद्धारक और नवोन्मेषक भाई व्योमेश शुक्ल जी, मंच के नीचे बैठे दयानिधि मिश्र जी, प्रोफेसर अवधेश प्रधान जी,
डॉक्टर बलराज पांडे जी, नरेंद्र नाथ मिश्र जी, उमेश प्रसाद सिंह जी, किस किस का नाम लूं? सभापति जी, आपकी आज्ञा हो तो सबका नाम पढ़ा हुआ मान लिया जाए। मित्रों, यह कह के कुछ मुझे बोलने से पहले ही मेरे बारे में कुछ संकेत दे दिया व्योमेश ने। सभा से मेरा गहरा नाता रहा है, साहित्यिक भी और पारिवारिक भी। साहित्य का विद्यार्थी रहा और सभा साहित्य का ब्रह्म केंद्र। पारिवारिक इस लिहाज से कि मेरे पिताजी इस सभा के पदाधिकारी थे। इस गहरे रिश्ते के बावजूद 133 साल की सभा में मैं आज पहली बार सभा में दाखिल हुआ हूँ। इसका ये मतलब तो नहीं है कि मेरी साहित्य में रुचि नहीं रही होगी, ये भी नहीं है कि मैं आचार्य जी की तरह अयोध्या से आया हूँ। मैं इसी शहर में जन्मना नागरिकता है मेरे पास। 27 बरस तक रहा। साहित्य, भाषा और पत्रकारिता की समझ यहीं विकसित हुई। लिपि और नागरी के जो संस्कार थे वो यहीं जन्मे। पर आज तक इस पुण्य भूमि में क्यों नहीं आया, यह बड़ा सवाल है। मैं इसी सवाल के गिर्द सभा के इस अद्भुत सफ़र पर रोशनी डालूंगा। मित्रों, सभा क्यों बनी, इसका मकसद क्या था, हिंदी को अदालत और सरकारी कामकाज बनाने में इस सभा का क्या योगदान था, हिंदी को उसका स्वाभिमान दिलाने में इस सभा का क्या योगदान था, यह बताने वाले आपको यहाँ कई वक्ता मिलेंगे। मुझे उस पर जाना नहीं है। मैं 75 साल के गौरवशाली सफ़र के बाद 50 बरस तक सभा पर ग्रहण क्यों लगा रहा, उस अंधकार युग में सभा अपने रास्ते से क्यों भटक गई, सभा की दर्जनों पांडुलिपियाँ कहाँ चली गईं, सभा की साहित्यिक गतिविधियों को बंद कर उसे चुनावी राजनीति का केंद्र क्यों बना दिया गया, इस बात पर बात होनी चाहिए। सभा किस मकसद से बनी, उसका संकल्प क्या था, पिछले 50 साल में क्या हुआ, इसका हिसाब किताब व्योमेश जी आपको देना चाहिए। मित्रों, हिंदी का इतिहास केवल लेखकों, कवियों और साहित्यकारों ने नहीं बनाया। कुछ और उत्साही लोग भी थे जिन 3 लोगों की यहाँ चर्चा हुई। वो उसे रोजगार, अदालत, रोजी रोटी और जीवन से जोड़ना चाहते थे। इस काम के लिए उन्हें कागज, शब्दकोश, अदालत, आर्काइव और अलमारी भी चाहिए थी। यह काम बनारस की नागरी बिछानी सभा ने किया। सभा के सामने मंशा थी, एक संकल्प था, एक मकसद था, हिंदी भाषा और नागरी लिपि को रोजगार और रोटी से जोड़ने का। 16 जुलाई 1893 को क्वींस कॉलेज वाराणसी के जिस हॉस्टल के बरामदे में ये योजना बनी, 3 छात्रों ने, बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित राम नारायण मिश्र, ठाकुर शिव कुमार सिंह ने एक ऐसी संस्था की कल्पना की जो देवनागरी लिपि और हिंदी भाषा को सार्वजनिक जीवन में जगह दिलाए। तब क्वींस कॉलेज मौजूदा संस्कृत विश्वविद्यालय की पत्थर वाली इमारत में था, आज वाला क्वींस कॉलेज नहीं। बाद में वो गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज बना, उसके बाद वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय बना और अब संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय। सभा की स्थापना हिंदी भाषा, साहित्य और देवनागरी लिपि की उन्नति और प्रचार ही उसका उद्देश्य था। पर मूल संघर्ष भाषा का नहीं था, लिपि का था, नागरी का था। नागरी कैसे कामकाज की भाषा बने, सवाल ये था। उस अभियान की लंबी कहानी है, क्योंकि उस समय तक ब्रिटिश राज के बाद उत्तर भारत में फारसी, उर्दू और अंग्रेजी का वर्चस्व था। यह केवल साहित्यिक प्रतिष्ठा नहीं थी। अदालत की अर्जी, सरकारी नोटिस, नौकरियों की परीक्षा, दस्तावेज सब उसी लिपि में चलते थे। आप यूँ समझिए कि भाषा सत्ता का दरवाज़ा थी। जिसे लिपि आती थी उसे सत्ता के दफ्तर में प्रवेश मिलता था, जिसे लिपि नहीं आती थी वो बाहर रह जाता था। सभा अपने इसी संकल्प और मंशा पर चल रही थी, नागरिक को अदालत में मान्यता मिले। इस सभा ने हस्ताक्षर अभियान, ज्ञापन और सरकार के खिलाफ आंदोलन चलाए, कामयाबी भी मिली। 1900 में
संयुक्त प्रांत के लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एंटनी मैकडॉनल्ड को आदेश देना पड़ा कि अदालतों में उर्दू फारसी लिपि के साथ ही देवनागरी लिपि में भी अर्जियां मंजूर होंगी। यह सभा की पहली कामयाबी थी 1900 में। इसके बाद सभा ने हिंदी शब्द सागर का भगीरथ निर्माण किया। आपको मालूम होगा बाबू श्याम सुंदर दास जी के नेतृत्व में उस समय 1922 से 29 तक जो 11 खंड 1 लाख शब्द बनाए उन्होंने, वही आज हिंदी भाषा की आधारशिला है। शब्दकोश में उनके साथ बालकृष्ण भट्ट, लाला भगवान दीन, रामचंद्र शुक्ल और रामचंद्र वर्मा भी थे। लाला भगवान दीन वो शख्स थे सभापति जी जिन्होंने इस देश में विश्वविद्यालयों में हिंदी का पाठ्यक्रम कैसा हो ये बनाया, सबसे पहले मालवीय जी के कहने पर, और वही पाठ्यक्रम बाद में दूसरे विश्वविद्यालयों में भी लागू हुआ। तो उसका भी एक योगदान इस सभा को जाता है। और बनाया हुआ शब्दकोश तो हिंदी का पहला मानक और वैज्ञानिक गढ़ा हुआ शब्दकोश है। अब आइए आप हिंदी पत्रकारिता पर। हिंदी पत्रकारिता और साहित्य की पहली पत्रिका सरस्वती यहीं से 1900 में छपनी शुरू हुई। महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपादन में सरस्वती ने हिंदी गद्य, आलोचना और राष्ट्रवादी चेतना को नई भाषा दी। यहीं से 2 किलोमीटर दूर भारतेंदु खड़ी बोली रच रहे थे। उस खड़ी बोली का परिष्कार आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया, जो आज आपने उसमें देखा भी। सभा ने केवल साहित्य लिपि में ही काम नहीं किया, कला संस्कृति के संरक्षण के लिए भारत कला भवन बनाया। ये इसी ऊपर गैलरी में बनाया, ऐसा इन्होंने मुझे बताया, जो बाद में बीएचयू में जिसको शिफ्ट किया गया और अभी बीएचयू में भारत कला भवन। पर भारत कला भवन के बीज इसी परिसर में पैदा हुए। इस गौरवशाली कथा के बाद अब सभा की पतन गाथा सुनिए। इस कहानी से पता चलेगा कि मैं यहाँ अब तक क्यों नहीं आया। 1965 तक आते आते सभा अपने उद्देश्यों से भटक दलीय राजनीति का केंद्र बन गई थी। बनारस और चंदौली लोकसभा सीटों का केंद्रीय चुनाव प्रचार कार्यालय होता था सभा। मेरे पिताजी, मैं छोटा था, बगल में काल भैरव मंदिर है, वहाँ मुझे ले जाते थे। मंदिर में दर्शन करने के बाद जब निकलते थे तो मुझे बताते थे ये भाषा और साहित्य का एक मंदिर ये भी है। तो बरबस बालक मन प्रणाम करता था। लेकिन जब मैं बगल के हरिश्चंद्र, अभी बताया इन्होंने, जिस स्कूल के अध्यापक हैं, मैं उसका विद्यार्थी था, तो मैं वहीं पढ़ता था। तो कभी आता था इधर से देखा तो यहाँ कुछ अलग अलग गतिविधियाँ होती थी। तो मैंने अपने पिताजी से कहा कि सभा, आपने बताया कि सभा हिंदी और साहित्य का बड़ा केंद्र है, और मैं उधर से गुजरता हूँ, वहाँ तो कांग्रेस के पोस्टर और झंडे बांटे जाते हैं। तो उन्होंने कहा तुम अंदर गए थे क्या? हमने कहा नहीं, बाहर से देखा। तो आप अंदर मत जाना, वहाँ अच्छे लोग नहीं रहते। पिताजी तो यह बात हंसकर कहा था, लेकिन आप जानते हैं किशोर मन में जो वर्जनाएं होती हैं वो जिज्ञासा पैदा करती हैं। उन्होंने मुझे कहा इधर मत जाओ, और मुझे जिज्ञासा होने लगी इधर होता क्या है। आता रहा। इस दौरान मैंने देखा कि जैसे जैसे ये प्रकरण बढ़ा, राजनीति का केंद्र बना, साहित्यकारों से यहाँ का नाता टूटा। साहित्यकारों को सभा से निकालने की एक मुहिम शुरू हुई। उनकी जगह पार्टी के कार्यकर्ता भर्ती किए गए। उद्देश्य था सभा को मिलने वाले सरकारी अनुदान का भोजन। भारत सरकार से अनुदान मिलता था। तो एक एक कर सोचिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रोफेसर राजबली पांडे, प्रोफेसर बच्चन सिंह, डॉक्टर जगन्नाथ प्रसाद शर्मा, डॉक्टर नामवर सिंह, सबको एक एक कर इस सभा से निकाल दिया गया, सिर्फ इसलिए कि सभा की गतिविधियों पर वो सवाल खड़े कर रहे थे। साहित्य के सारे प्रकल्प बंद हो गए, राजनीति का केंद्र शुरू हो गया। बात कोई 83-84 की होगी। मैं बीएचयू में पीएचडी कर रहा था, पत्रकारिता भी शुरू कर दी थी। प्रभाष जी ने मुझसे कहा कि तुम बनारस से लिखा करो। तो मैंने अपनी पहली रिपोर्ट नागरिक पिटानी सभा के बारे में लिखी। उसमें एक लंबी पड़ताल थी जिसमें आधे पेज में की खबर थी, जिसमें सभा में से गायब हुई दुर्लभ पांडुलिपियों का जिक्र था। मिर्जा राजा जय सिंह के समय बनाई गई एक बिहारी सतसई थी,
जो सोने के पानी से लिखी हुई हस्तलिखित बिहारी सत्सई थी। आज होती तो करोड़ों की होती। कबीर के समय का 16वीं शताब्दी का बीजक था। उसका था या नहीं था, कोई सवाल खड़ा कर सकता है, लेकिन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपनी जो कबीर पुस्तक लिखी है उसमें उसका उल्लेख किया है कि कबीर बीजक की मूल प्रति हमने सभा में पढ़ी और देखी। उसके बाद पुरुषोत्तम अग्रवाल ने भी उसका जिक्र किया, वो भी गायब। आज मैंने जब व्योमेश से पूछा तो इन्होंने बताया ऐसी 35 पांडुलिपियां गायब हुई हैं इस सभा से। और कृपाशंकर चौबे कलकत्ते के रहने वाले हैं, उन्होंने मुझे बताया कि कलकत्ते का एक बहुत बड़ा आदमी है जिसने सभा से कई पांडुलिपियां खरीदी, यही सब मुकदमा सेटल हो गया। अच्छा साहब, मेरी रिपोर्ट छपी आधे पेज में कि सभा में क्या हो रहा है, और सरकारी जो अनुदान है वो निजी काम में खर्च हो रहे हैं, चुनाव में खर्च हो रहे हैं, जो गाड़ियां हैं वो चुनाव प्रचार में लगती हैं। ये सब सिलसिलेवार दस्तावेजी सबूत के साथ मेरी खबर छपी। दिल्ली में बवाल हुआ, संसद में मामला उठा, बेईमानी और घपले के बाद ऑडिट शुरू हुआ और सभा को मिलने वाला सरकारी अनुदान बंद हो गया। अब सभा में मेरी टांग तोड़ने का ऐलान हुआ। यहाँ में तो इनके मारा, इनका टांग तोड़ना यही हो, यही हो, यही बंद करोले हो। मैं उसको अनदेखा करता रहा। डॉक्टर गांगुली हैं यहाँ बैठे हुए, वो एक दिन आए, कहे कि अरे आप उधर मत जाइएगा, वहाँ बहुत आपके बारे में ऐसी बात हो रही थी। गांगुली जी उस समय उन लोगों के बहुत अंदर की कोठरी के आदमी थे। आज मैं देख रहा हूँ यहाँ बैठे हुए हैं। तो सभा की मुक्ति का यह मेरा पहला प्रयास था। मित्रों, यह सदैव याद रखना चाहिए कि साधन का औचित्य मंतव्य से तय होता है, अन्यथा चाकू शल्य क्रिया का साधन भी है और किसी की हत्या का हथियार भी हो सकता है। यह सभा जो गुणों से बुद्ध और बृहस्पति की तरह है, उस समय राहु और केतु के प्रभाव में 50 वर्ष तक रही। मैं ये नहीं बताऊंगा वो राहु केतु कौन थे, यहाँ सब समझने वाले लोग हैं। सिर्फ विद्वान और साहित्यकार ही सभा से दूर नहीं गए, सारी योजनाएं रुक गईं। शब्दकोश की योजनाएं रुक गईं, विश्वकोश की योजनाएं रुक गईं। सभा का यह संकुल सौदेबाजियों का अड्डा बना दिया गया। साहित्य के सूर्य को धनबल और बाहुबल की राजनीति ने ढक लिया। मैं इसे नागरी पचानी सभा का मधु कैटव काल कहता हूँ। हिंदी के रत्न नीलाम कर दिए गए। रत्न से मेरा मतलब रत्नाकर से नहीं है। सुधा को राजनीति की चिलम में जला दिया गया। सुधा से मेरा मतलब सुधाकर से भी नहीं है। हिंदी सुप्त छिन्नमस्ता की तरह आहत और परित्यक्त पड़ी रही। मैं अपने पक्ष पर अड़ा रहा। मेरा दूसरा प्रयास और रोचक था। सभा के बाहर महावीर प्रसाद द्विवेदी की एक प्रतिमा थी। आज आते ही सबसे पहले मैं वहां गया, वो प्रतिमा अभी भी नहीं है। कविवर सुमित्रा नंदन पंत ने 1965 में उसे लोकार्पित किया। देश में इमरजेंसी लगी, संजय गांधी की तूती बोल रही थी। सभा में संजय गांधी को लाकर अपने को राजनीति के केंद्र में कैसे प्रतिस्थापित किया जाए, उस उद्देश्य से संजय गांधी का कार्यक्रम लिया गया और सुमित्रा नंदन पंत का वह शिलापट हटा के संजय गांधी से वो मूर्ति फिर से लोकार्पित करा दी गई। इमरजेंसी का दौर था, ना अखबारों ने लिखा, ना कुछ चू चपड़ हुई, तूती बोल रही थी, बात खत्म हो गई। जमाना बदला। एक बार फिर जब आप एक गलती करते हैं और समझ में नहीं आता तो फिर आप लगातार दूसरी गलती करते हैं। उसी मूर्ति का फिर से लोकार्पण का कार्यक्रम बन गया। अब की कौन कर रहे थे? राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह। मुझे किसी ने सूचना दी, मूर्ति तो पहले बार 2 बार लोकार्पित है। तो मैंने भी जांच पड़ताल शुरू की, सबूत ढूंढा, मुझे मिला नहीं। यहाँ एक छायाकार थे आज अखबार के बड़े पुराने, एस अतिबल। अतिबल के चित्र रविवार में भी छपते थे और माया में भी छपते थे, बड़े बड़े। अतिबल जी ने मुझसे पूछा कि वो इमरजेंसी वाला तो चित्र मेरे पास होगा, मैंने उसको कवर किया था। तो उन दिनों ये डिजिटल तो था नहीं, नेगेटिव से फोटो बनती थी। तो मैं तो उनके पीछे लग गया कि कहीं मिस ना हो जाए या इनका दिमाग न बदल जाए। तो मैं रात भर उनके यहाँ रहा। पूरी रात उन्होंने नेगेटिव के बंडलों से ढूंढते ढूंढते इमरजेंसी में संजय गांधी द्वारा लोकार्पित उस चित्र को मुझे दे दिया। साहब, तीसरे रोज जनसत्ता के पहले पेज पर एक खबर छपी,
लोकार्पित मूर्ति का लोकार्पण करेंगे ज्ञानी जैल सिंह। दिल्ली में फिर हाहाकार मच गया, टेलीविज़न चैनल थे नहीं, अखबारों का बहुत इम्पैक्ट होता था। अब ज्ञानी जैल सिंह का कार्यक्रम रद्द हो गया, सिर्फ उस खबर से रद्द हो गया। अब फिर सभा के लोग मुझे ढूंढने लगे, मेरे हाथ पांव पर फिर संकट आया। रत्नाकर पांडे जी उस समय राज्यसभा के सदस्य थे और राजीव गांधी की कोर टीम में थे। मेरा डरना स्वाभाविक था, लेकिन उस डर से बड़ा दुख था सभा के पराभव का। तो मित्रों, इन्हीं कारणों से मैं आज तक नागरिक पिचानी सभा में नहीं आया और आज पहली बार आ रहा हूं। सभा की मुक्ति के लिए यह मेरा गिलहरी प्रयास था। मैंने अपना कर्तव्य पूरा किया, जो बचा था उसे पूरा करने में व्योमेश को 30 बरस लगे। यह सभा के लिए गजेंद्र मोक्ष की अवस्था है। विलास और वर्चस्व की भूख में अंधे हो चुके मकरों से आखिरकार सभा मुक्त हुई। हिंदी की परंपरा सबसे पुरानी और श्रेष्ठ संस्था को पुनः अपना मूल प्रयोजन मिला। सभा में जीवन लौटा है, स्पंदन लौटा है, गति लौटी है। व्योमेश हिंदी के दायित्व की मसाल ले उसी रास्ते पर आगे बढ़ गए हैं जिस रास्ते पर ये 133 साल पहले चली थी। उस समय वे 3 युवा थे, इस समय ये अकेले युवा हैं। सभा का अंधकार युग समाप्त हो गया है। व्योमेश इसके जीर्णोद्धार के लिए संकल्पबद्ध हैं। व्योमेश साहित्य, संस्कृति, कला, रंगमंच और बनारसियत से मजे हैं। नए प्रबंध छप रहे हैं, पुनर्पाठ आ रहे हैं, नए संस्करण आ रहे हैं। इसलिए यह शुभ संकेत है मित्रों, इसलिए मैं सभा में आज आया हूँ। मैं नागरिक पिचानी सभा में इसलिए भी आया हूँ कि यह समय शोर भरी शून्यता का है। सब कुछ अल्पजीवी है, अध्ययन हल्के हो रहे हैं, व्याकरण बिखरा हुआ है, लेखन में गहराई नहीं है, भाषा में कच्चापन है, कविताएं कविता के लिए नहीं लिखने के लिए लिखी जा रही हैं। आलोचना करने वाले साहित्य और समय को देखने की सम्यक दृष्टि नहीं विकसित कर पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हिंदी के साथ ही ऐसी स्थिति है, पूरे समाज के साथ स्थिति है। भीड़, पत्रकारिता की भी ये स्थिति है। भीड़ और शोर भरी शून्यता का में एक महान गायक, महान लेखक, महान कवि, महान उपन्यासकार आज इस शहर में नहीं है। अगर आप किसी से अध्यक्षता कराना चाहें तो मुझे दिल्ली फ़ोन आता है कि भैया ये बतावा कि प्रोग्राम कैसे अध्यक्षता कराएं, आदमी नहीं हो उनको। जबकि इसी शहर में एक गैलेक्सी थी, प्रसाद, प्रेमचंद, रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास। उसके बाद भी, आज़ादी के बाद भी, अभी पिछले 1 दशक पहले तक, अब हमारे पास वो बच्चा नहीं है। एक लिस्ट है जिसमें हर साल लोग कम होते जा रहे हैं। बनारस में व्योमेश को अब इस मामले में काम करना चाहिए कि आप कुछ नए लोगों को, युवा लोगों को इस काम में आगे बढ़ाइए। जो एक रिक्तता है वो काम खत्म हो। सभापति जी मेरी तरफ देख रहे हैं कि आपका समय समाप्त हो रहा है और वो टोकते बहुत हैं, आज मेरे प्रति कोई संकोच कर रहे हैं। सोचिए कि हम कैसा समाज बना रहे हैं कि हिंदी के प्रख्यात आलोचक नामवर सिंह की यह जन्म शताब्दी का वर्ष है। एक कार्यक्रम, एक गोष्ठी उनके व्यक्तित्व कृतित्व को याद करती नजर नहीं आती। मुझे उम्मीद है व्योमेश अपने इतिहास से प्रेरणा और नसीहत लेते हुए इस सिलसिले को शुरू करेंगे। मेरी शुभकामनाएं व्योमेश के साथ हैं और मेरी इस विषय में जितनी भी, इस काम में जो भी मदद हो, मैं उसे करने के लिए तैयार हूँ। राम राम।